Dear student, today we will discuss about the views of liberty uh, by जॉन स्टुअर्ट मिल। एक्चुअली जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी जो है उनके लिबर्टी से रिलेटेड जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनका जो व्यूज है, उनके जो आइडियाज हैं, उनकी जो थियरी है उसके कारण। ऑन लिबर्टी उनकी एक बुक है जो उन्होंने स्वतंत्रता पे लिखी, उनकी सबसे बेहतर और सबसे जो है प्रसिद्ध बुक है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता पे लिखी गई सभी पुस्तकों में, सभी किताबों में, सभी बुकों में एक नए तरह के कह सकते हो कि विचारों का, नए तरह के एक आंदोलन का और एक नए तरह के स्वर को जन्म दिया। वह जो उनके विचार हैं उसमें उदारवाद को उसकी भौतिकतावादी, उपयोगितावादी और संकीर्णता के शासन के कार्यों के विषय में जो नकारात्मक दृष्टिकोण थे, उस दृष्टिकोणों को समयानुकूल बनाने के लिए या समय के साथ रेलिवेंट बनाने के लिए इसका प्रयास किया गया था। मिल का जो लिबर्टी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान है, जो सिद्धांत है, वह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो औद्योगिकरण हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस वह जो एक थ्रेट वह क्रिएट कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक थ्रेट, एक भय, एक फियर जो का वातावरण जो क्रिएट कर रहा था, उसका रिएक्शन था। उसके रिएक्शन के रूप में उसने जो है ऑन लिबर्टी में अपने जो आइडियाज हैं, जो उसने लिबर्टी रिलेटेड आइडियाज है, वो उसके लिए उसने दिया था। इसमें जो है, इसमें व्यक्ति को एक व्यक्ति और समाज को, दोनों को एक रूप माना गया था। पर व्यक्ति और समाज को समरूपता के सांचे में जबरदस्ती इक्वल माना जा रहा था और उनको बलपूर्वक इसमें ढाला जाता था। अगर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, अगर कोई जो है नॉलेजेबल व्यक्ति या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, कोई बौद्धिक व्यक्ति ऐसा है जो उसका विरोध कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है तो उसको क्या करता है, उसको कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है, या फिर उसके बोलने के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। यह पूरा जो ताना बाना था, यह पूरा जो सिस्टम था, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के हाथों द्वारा कब्जा कर लिया गया रहता है। और वह जो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने ह्यूमंस के सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही सिचुएशन को बदल के रख दिया था। चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे वो सोशल सिचुएशन हो, दोनों को उसने बदल दिया था। यह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यह पूरी तरह से व्यक्ति के अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जनहित के नाम पर पारित किया, जनहित के नाम पे या कह सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे नए नए जो है वो रूल्स बनाए जा रहे थे, नए नए जो है रिफॉर्म्स लागू कर दिए जा रहे थे। और किया क्या जा रहा था, जो हमारे जो इंसानों की, जो व्यक्तियों की लिबर्टी थी, उसको लिमिटेड करने का, उसको खत्म करने का, उसको तो है पूरी तरह से एबॉलिश करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक। और जनता जो है वह मेजॉरिटी के नाम पे, जनता जो है बहुमत के नाम पे सरकार द्वारा लिए गए इन डिसीजनों को, इन निर्णयों का विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको पता है कि यह जो निर्णय है वह बहुमत द्वारा लिया जा रहा है और बहुमत का शासन है। इसलिए जो है जनता जो उससे सहमत नहीं थी, या फिर वह व्यक्ति जो उस बहुमत के हिस्सा नहीं थे, या फिर यह कह सकते हैं कि अगर वह इस चीज को जान रहे हैं, अगर उनका कॉन्शियस माइंड में यह कॉन्सेप्ट है, यह आइडिया है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसके दिमाग में यह बात है कि अब जो है यह पूरे सिस्टम को इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा हैक कर लिया गया है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या उसके द्वारा ही ये सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही है। तो उनको जो है, वह लोग अब मूक दर्शक बने हुए थे। क्यों? क्योंकि जब मेजॉरिटी पूरी तरह से चुप थी, वो उसका कंसेंट वह दे रही थी, तो इसलिए यह लोग भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे। मिल जो है प्रजातंत्र में बहुमत की इस मूकदर्शिता से, इस जो है न्यूट्रल बिहेवियर से, इस जो है इस जो है व्यवस्था से, जिसमें वह किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वह चिंतित था। क्योंकि वह जो है
बहुमत के इस अत्याचार को, बहुमत द्वारा जो दिन पर दिन उनके शक्तियों को, उनके अधिकारों को, उनके जो है स्वतंत्रताओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस पे वह पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई थी। उसे कुछ भी बोलना लेने का अधिकार नहीं था, वह कोई निर्णय नहीं ले रही थी, वह चुप थी। वह जो है इस बात को लेकर चिंतित हो गया था, मिल जो है इस बात को लेकर चिंतित हो गई। एक तरफ जो है संसद द्वारा किए जा रहे कानून निर्माण, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के प्रति जो एक तरह से अल्पसंख्यकों के प्रति जो निष्क्रियता है, अल्पसंख्यकों को लेकर जो अनिश्चितता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जो अनिश्चितता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी का विचार नहीं जाता है। इसीलिए वह इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि अब जो है मुख्य दायित्व यह है कि सरकार के अत्याचारिता से, सरकार के डिक्टेटरशिप से, सरकार के जो है वह डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप से, या सरकार के जो एब्सोल्यूट पावर को यूज करने की प्रवृत्ति है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नई प्रवृत्ति जागृत हुई है, जिसमें बहुसंख्यक के नाम पे अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा, इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। यह जो है व्यक्ति के निजित्व या व्यक्ति के प्राइवेट लिबर्टी के नाम पे, व्यक्ति को उसके डिग्निटी के नाम पे समाज को असहिष्णु और जो है इन मोरल होने से, जो है अनैतिक होने से बचाना होगा। इतना ही आवश्यक नहीं है, वह कहता है कि इसीलिए उदारवादी व्यवस्थाओं को पुनः लागू करना होगा। उदारवादी व्यवस्थाओं से शासन नहीं चल सकता है, उसके लिए करना क्या होगा, बल्कि समाज को भी उदारवादी होना होगा। केवल राज्य के उदारवादी होने से नहीं होगा, क्योंकि राज्य जो है, राज्य तो उदारवादी है, राज्य उदारवादी होने का यह प्रमाण भी दे रहा है। लेकिन जब तक समाज उदारवादी नहीं होगा, जब तक समाज बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच की कमी को खत्म नहीं करेगा, जब समाज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच की दूरी को खत्म नहीं करेगा, जब समाज जो है अल्पसंख्यक को भी उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देगा जितना बहुसंख्यक को दे रहा है, तब तक यह व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहेगी। और सरकार जो है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के हाथों के बाद, पूंजीपतियों के बाद, या फिर यह कहा जा सकता है कि ऐसे बाह्य विचारों के कारण जो है वह हमेशा एक अव्यवस्थित या कॉन्फ्लिक्ट पूर्ण जो है वह विचार बनाती रहेगी या व्यवस्था बनाती रहेगी। उसका मानना है कि जो राज्य है वह राजकीय दंड के अलावा और माध्यमों से उनको क्या करेगी, उन और माध्यमों के और तरीकों से उन्हें अपने विचारों को उन अल्पसंख्यकों पे थोपने का प्रयास करेगी। जो वह, यह जरूरी नहीं कि वह सिर्फ राजकीय दंड दे, क्योंकि राजकीय दंड देगी तो वह सबके सामने आ जाएगी, सबके द्वारा जो है वह प्रदर्शित हो जाएगा। तो वह अन्य माध्यमों के द्वारा भी, अन्य विकल्पों के द्वारा भी वह अपने विचारों को थोपने का प्रयास करेगी, उन अल्पसंख्यकों पे अपने विचारों को लादने का, थोपने का प्रयास करेगी। क्योंकि समाज जो है वह कभी यह नहीं चाहता है कि उसमें जो है दो तरह की विचारधारा है। वह चाहेगा, वह हमेशा यह चाहता है कि उसकी विचारधाराओं में समानता हो, इक्वलिटी हो, सारे लोग जो एक तरह के विचार रखें। अगर विचारों में विविधता है तो समाज उसे एक करने की कोशिश करता है, और उसको जो है बिना उदार हुए, बिना जो है उदारवादी समाज को बनाए, यह पॉसिबल नहीं है कि बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों का भी अस्तित्व बना रहे। तो वह कहता है कि इसमें समाज जो है वह कोशिश करता है, लगातार प्रयास करता है कि समाज में जितने भी अल्पमत हैं, जितने भी अन्य विचारधाराएं हैं, वह बहुमत के विचारधाराओं में अपने आप को समाहित कर ले, समावेश कर ले, और उनकी एक संयुक्त विचारधारा हो, जो बहुमत की विचारधारा हो, वह सबकी विचारधारा हो जाए और वह जो है सबका हो जाए। मिल कहता है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता पर दो तरह से खतरा है। वह दो तरह से खतरा, एक राज्य के हस्तक्षेप से है कि जो है स्टेट जो है वह उसमें इंटरफियर करेगा, राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप करेगा, और हस्तक्षेप द्वारा क्या करेगा, उनकी स्वतंत्रताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। दूसरा जो है वह कहता है कि जो दूसरा थ्रेट है वह असंगठित समाजों के अलिखित नियमों से है। जो असंगठित समाज है, जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो सोसाइटीज हैं, उनके जो अनरिटन रूल्स और रेगुलेशन है, अनरिटन जो रूल्स हैं, उनसे खतरा है, उनसे थ्रेट है। हालांकि वह कहता है कि राज्य के जो हस्तक्षेप है, राज्य के जो अत्यधिक हस्तक्षेप है,
उस पे बहुत सारे स्कॉलर्स का, बहुत सारे थिंकर्स का, बहुत सारे जो विद्वान है उनका ध्यान गया है, उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। लेकिन जो दूसरा थ्रेट है, जो दूसरा भय है, जो दूसरा डर है, जो असंगठित समाज के अलिखित नियमों से जो डर है, जो भय है, उस पे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। उसके बारे में किसी का कोई सुझाव नहीं है, किसी का कोई सजेशन नहीं है कि आखिर इस तरह के विकल्पों से कैसे बचा जाए, इस तरह के थ्रेट, इस तरह के फियर से कैसे बचा जाए। आखिर वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिससे इनको दूर किया जा सकता है, इन हस्तक्षेपों को, इन असंगठित जो सोसाइटी हैं, इनके जो है जो अलिखित नियम है, उनसे निपटारा पाया जाए। उनका जो है जो हस्तक्षेप है, उनका जो जो रोल है, उसको कम कर दिया जाए। इस बात पे मिल जो है, जेएस मिल अपने लिबर्टी में इस बात को व्याख्यायित करता है, डिस्क्राइब। वो कहता है कि समाज जो है व्यक्ति पे नियंत्रण सिर्फ राज्य या राजकीय साधनों से ही नहीं करता, कि ऐसा नहीं है कि उसने राज्य से कह के कानून निर्माण करा लिया, राज्य से कह के कुछ और व्यवस्थाएं कर ली और जिससे जो है वह व्यक्ति पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रख ले। कहता है कि नहीं, समाज जो है वो अन्य साधनों से, अन्य सामाजिक साधनों से जो है वह व्यक्ति पे नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। यह सामाजिक साधन कौन कौन से हैं? वह परंपराओं के द्वारा, वह जो है रीति रिवाजों के द्वारा वह व्यक्ति पे अपना नियंत्रण रखता है। अगर आप जो है परंपराएं तोड़ देते हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज उसको दंड देता है। आपको जो है वो रीति रिवाजों द्वारा उसको अपने कंट्रोल में रखता है। आप उस सोसाइटी के रीति रिवाजों को फॉलो करना ही करना होगा। अगर आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको उस सोसाइटी के रीति रिवाजों को फॉलो करना ही करना होगा। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उस सोसाइटी द्वारा बाइकाट कर दिया जाएगा। तो यह एक थ्रेट है, यह एक भय है जो ये सोसाइटी आप पे क्रिएट करती है, और वह जो है आपकी स्वतंत्रता को क्या करती है? लिमिटेड करने का प्रयास करती है। आपके अधिकारों को जो है वह लिमिटेड करने का प्रयास करती है। वह अपनी परंपराओं के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास करती है। वह कहती है, वह जो है वह चाहती है कि आप उसके रीति रिवाजों के बदले में अपनी स्वतंत्रताओं को बलि चढ़ा दें, आप स्वतंत्रताओं को छोड़ दें। वो कहता है कि समाज जो है वह किसी भी तरह से बंधन लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन उसका प्रश्न यह है कि आखिर यह समाज द्वारा बंधन या जो दबाव या फिर जो नियंत्रण लगाया जा रहा है, यह किस सीमा तक है और कहां तक है। वह कहता है कि एक बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते हमें यह जानने का अधिकार है कि यह कहां तक उचित है और कहां तक इसको लगाया जा सकता है, और यह कब तक हमारे ऊपर बंधन के रूप में काम करेगा, इसकी कसौटी क्या है, इसके सोर्स क्या है। यह जो सामाजिक बंधन है, यह जो सामाजिक उत्तरदायित्व है जो हमारे ऊपर सौंपा जा रहा है, थोपा जा रहा है, और जिसके द्वारा हमारी स्वतंत्रताओं को बांधने का, कम करने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर इस रीति रिवाज और परंपराओं का स्रोत क्या है, इसका औचित्य कितना है, यह हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर माने तो हम जो है सती प्रैक्टिस या सती प्रथा को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि सती प्रैक्टिस और सती प्रथा जो है वह एक बंधन की तरह था, जिसको जो है जब तक हमने उसका अपोज नहीं किया तब तक जो है क्या था, वो एक सामाजिक प्रेशर था, एक दबाव था, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन अगर आप जो है उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप जो है आपके पति की डेथ हो गई है और तो आपको सती होना ही होना है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल लोग या फिर या कह लो राजा राम मोहन राय ने अपनी बौद्धिक चेतना से, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से उन्होंने जब इसको एनालाइज किया तो इनको लगा कि इतिहास में इसके प्रमाण तो है ही नहीं, यह तो बाद का है, और यह इसको हमारे परंपराओं और रीति रिवाजों से जोड़ा नहीं गया था, इसको तो जबरदस्ती लाया गया था। और यह जो है यह अमानुषिक है, यह जो है यह लोगों को, यह जो है अमानवीय है, यह जो है महिलाओं के लिए एक अभिशाप की तरह है। तो आखिर इसको दूर करना पड़ा। तो मिल कहता है कि किसी भी रीति रिवाज, किसी भी जो परंपरा है उसको हम बंधन के रूप में मान तो सकते हैं, लेकिन कब तक और किस आधार पे, उसका सोर्स क्या है और उसका औचित्य क्या है, उससे लाभ कितना है और वह हमें कितना बेनिफिशियल है, वो सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है। इन सभी कसौटियों पे उस परंपरा और रीति रिवाज को खरा उतरना होगा, नहीं तो समाज जो है
वह क्या करेगा, वह हमारे ऊपर अपने विचारों को थोपता रहेगा। तो मिल जो है वह इस दो थ्रेट से, जो दो तरह की के थ्रेट या दो तरह का जो फियर था, एक राज्य के हस्तक्षेप का और दूसरा जो है वह समाज के असंगठित समाज द्वारा लिखित नियमों के, जैसे इसीलिए तो सती प्रैक्टिस का मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि सती प्रैक्टिस जो है वो हमारे वैदिक एरा में था ही नहीं। जो है हमारे वेद और पुराणों में सती प्रथा का कोई वो नहीं था, प्रमाण नहीं था। सती प्रथा तो यह बाद का विषय है, बाद में उत्तर वैदिक के बाद आया था। तो इस तरह से जब उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, उसका कोई विगत सोर्स नहीं है, तो हम उसको जो है वह क्यों मान ले, हम उसे क्यों माने और उसे क्यों जो है, अगर वह विवेक सम्मत नहीं है, अगर वह हमारे सामने कोई फैक्ट प्रस्तुत नहीं करता, कोई रिफरेंस प्रस्तुत नहीं करता, तो हम उसे कैसे मान ले और क्यों मान ले। तो मिल जो है वह कहता है कि यह दो तरह के थ्रेट हैं जो हमारे स्वतंत्रता पे आते हैं और जिनका जिनका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का जो विवेचन है उसने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में किया था। और ऑन लिबर्टी जो है वह स्वतंत्रता पे लिखी गई, मतलब स्वतंत्रता पे लिखी गई और किसी इंग्लिश विद्वान द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध और स्वतंत्रता की सबसे महान बुकों में से एक है। उसकी जो तुलना है वह मिल्टन के जो है एरियोपेजेटिका से की जाती है, जो कि वह स्वतंत्रता की पे लिखी गई सबसे महान ग्रंथों में से एक है। तो मिल की जो तुलना है, मिल कहता है कि जो यह मिल का विश्वास है कि बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता न केवल जो है समाज के लिए हितकर होती है, बल्कि वह जो है उस व्यक्ति के लिए भी हितकर होती है जो उसका प्रयोग करता है। मिल जो है वह अपने लिबर्टी में, अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों में, अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की जब वह बात करता है, तो वह जो है वह अपनी स्वतंत्रता को सिद्ध करने के लिए वह अलग अलग से तर्क प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि इसका जो है दार्शनिक आधार भी है। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो दार्शनिक आधारों पर किया था। पहला व्यक्ति की दृष्टिकोण से और दूसरा जो है वह समाज के दृष्टिकोण से। यह दोनों दृष्टिकोण से इसका समर्थन करता है। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य जो होता है, व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है और सर्वांगीण विकास करना है, और विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही संभव है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का विकास जो है वह किसी को बैरिकेटर में बांध के, किसी को जो है वह नजरबंद करके, किसी को बैरिकेटर में रख के अगर उसका विकास कराना हो तो यह पॉसिबल नहीं है। जब तक वह स्वतंत्रता फील नहीं करेगा, जब तक वह स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण नहीं पाएगा, तब तक वह जो है अपना निर्बाध गति से विकास नहीं कर पाएगा। समाज के विकास की दृष्टि से भी मिल जो है स्वतंत्रता के वातावरण को अपरिहार्य मानता है। वह कहता है कि किसी भी समाज में अगर स्वतंत्रता स्थापित है, अगर स्वतंत्रता है, अगर स्वतंत्रता को माना जाता है, तो इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि समाज का विकास जो है वह कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, अन्य क्षेत्रों में नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और चूंकि समाज का ढांचा जो होता है वह रूढ़िवादी होता है, वह जो है क्या बोलते हैं उसको, वह जो है परंपरागत होता है, रूढ़िवादी होता है, और उसमें मैक्सिमम लोग जो होते हैं वह नासमझ व्यक्ति होते हैं। तो उनके व्यक्तित्व को, उनके विचारों को, उनके जो है सोच को, उनके जो है व्यूज को, या उनके डेवलप करने का जो काम है, यह स्वतंत्रता के द्वारा ही संभव है। वह जो है बिल अपने विचारों में, अपने थॉट्स में स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है, स्वतंत्रता को एक आदर्श के रूप में मानता है। वह स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हिमायती है। यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जो है वह उसके प्राणों में बसती है, और वह स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकता है? वह स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है। ठीक, मिल जो है स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है। पहला है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जिसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। और दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक, पहला है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्शन। हम अब इस पे अब चर्चा करेंगे।
चूंकि मिल जब अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों को या प्रकारों की बात करता है तो यह बताता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह दो तरह की होती है, एक स्व संबंधी, एक पर संबंधी। स्व संबंधी का मतलब है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर मालिकाना हक रखता है। वह स्वयं जो है अपना सर्वोच्च, अपने ऊपर वह सावरीन है, वह सर्वोच्च सत्ता रखता है, जिस सर्वोच्च सत्ता के आधार पे वह क्या करता है, वह अपने शरीर तथा मस्तिष्क का पूरा स्वामी होता है, मालिक होता है, वह ऑनर होता है। वह अपने शरीर और मस्तिष्क का रूलर है, वह जैसे चाहे वैसे कर सकता है, वह जो चाहे वह कर सकता है। इसीलिए इसीलिए उसके स्व से संबंधित कार्य को पूर्ण करने की स्वतंत्रता होती है। उसे स्व संबंधी कार्य, सेल्फ से रिलेटेड जो लिबर्टी है, सेल्फ से रिलेटेड जो जो उसके एक्शन है या ड्यूटीज है या कार्य है, उस पे उसका पूरा हक होता है। उसके उस अधिकार को कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। कहता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, वह सिर्फ स्वयं का अधिकार होता है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। वह व्यक्ति का उस पर पूर्ण अधिकार होता है क्योंकि वह उसके स्व से संबंधित स्वतंत्रता है, उसके स्व से रिलेटेड स्वतंत्रता है। अतः उसमें जो है व्यक्ति का क्या है, पूर्ण अधिकार है। वह जो है, वह व्यक्ति जो है वह पूर्ण अधिकार रखता है। उस स्वतंत्रता को वह खुद ही भोगता है और उसकी उपयोगिता को अच्छे से समझता है। दूसरे टाइप की जो स्वतंत्रता है वह पर संबंधी है। एक सेल्फ रिलेटेड है, एक अदर्स रिलेटेड है। जो अदर्स रिलेटेड लिबर्टी है, उस अदर्स रिलेटेड लिबर्टी में व्यक्ति की स्वतंत्रता लिमिटेड होती है, सीमित होती है। वह कहता है, मिल कहता है कि राज्य को इस स्वतंत्रता में, यह जो पर संबंधी या अदर संबंधी लिबर्टी है, इसमें इंटरफियर करने का अधिकार है। लेकिन सेल्फ रिलेटेड या स्व संबंधी स्वतंत्रता में राज्य को किसी तरह का कोई इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है। राज्य के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति के स्व संबंधी लिबर्टी को, स्व संबंधी स्वतंत्रता को रोके या फिर स्व संबंधी अधिकारों में किसी तरह का कोई इंटरफियर करे। लेकिन पर संबंधी या दूसरों से संबंधित जो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें राज्य को यह अधिकार है कि राज्य जो है वो क्या करे, राज्य उस स्वतंत्रता में अगर किसी तरह की दूसरे को कोई हानि होती है, दूसरे को किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो राज्य को यह अधिकार है कि वह उसके अदर रिलेटेड जो लिबर्टी है, दूसरे से संबंधित जो स्वतंत्रता है, उसमें वह क्या कर सकता है, वह इंटरफियर कर सकता है। लेकिन स्व संबंधी में इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक, इसका वो एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह पुल से गुजर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है वह पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है और उसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, तो उसे पुल पे जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि उसको यह पता नहीं है, कि उसको यह एकदम बिल्कुल पता नहीं है कि पुल टूट जाएगा या पुल टूटा हुआ है। वह जो है निर्बाध गति से स्वतंत्र होने के करते वह जा रहा है, तो लेकिन वह जो है वह उसके पास इतनी जानकारी नहीं है कि पुल टूटा हुआ है और उसके जीवन को खतरा है। तो मिल कहता है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य को यह अधिकार है कि राज्य उसके इस स्वतंत्रता को क्या करे, व्याधान उत्पन्न करे, इस स्वतंत्रता को रोके। वह उसे पुल पे जाने पे रोक सकता है क्योंकि उसके जीवन को खतरा है। तो यह जो है, यह जो मिल है, मिल जो है वह राज्य को अधिकार देता है कि अगर कोई ऐसी स्वतंत्रता है जो अदर रिलेटेड है या दूसरे से संबंधित है, तो राज्य को यह अधिकार है कि वह उसमें इंटरफियर कर सकता है, वह उनको रोक सकता है। फिर आते हैं उसके जो स्वतंत्रता के वह दो प्रकार बताता है। तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या थॉट एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो यह जो दो तरह की स्वतंत्रताएं बताता है, उसमें जो है मिल कहता है मिल के अनुसार मानव समाज की प्रगति और विकास के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है कि जो बौद्धिक समाज है, बौद्धिक स्वतंत्रता है, वह बौद्धिक स्वतंत्रता न केवल समाज के लिए हितकर होती है, बल्कि हितकर होती है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उसके लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है, जो उसको यूज करता है, वो उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है कि जितना वह समाज के लिए है। तो यह दोनों को क्या करती है, दोनों के लिए उपयोगी और दोनों के लिए लाभप्रद है। तो वह कहता है कि समाज और राज्य को ऐसे अधिकार, समाज और राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति के वैचारिक स्वतंत्रता को, उसके जो है थॉट एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी को क्या करे, रोक सके।
वह इस तरह के अधिकार किसी को नहीं देता, क्योंकि अगर जिस समाज में इस तरह के अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को रोकने बोलने और रोकने से रोक सकता है, अगर ऐसी ऐसी लिबर्टी और ऐसी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है राज्य और समाज द्वारा, तो इसका मतलब है कि वह समाज जो है वह बौद्धिक विकास कराना नहीं चाहता, वह समाज जो है वह विकसित समाज बनना नहीं चाहता। इसीलिए मिल कहता है कि हर समाज में इस तरह की स्वतंत्रता लोगों को मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि चुप रहने का जो रोकने का, अगर अगर चुप रहने के लिए विवश कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि वह समाज जो है बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल समाज सोसाइटी नहीं है, वह समाज बौद्धिक नहीं है। तो इसलिए जो मिल इस बात का पुरजोर समर्थन करता है कि व्यक्ति को जो है वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वह स्वतंत्रता नहीं है, अगर यह स्वतंत्रता नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्य को दबाने का, ट्रुथ को जो है वह एबोलिश करने का, खत्म करने का भय है सरकार के पास। सरकार को यह डर है कि कहीं सत्य जो है वह सबके सामने ना आ जाए। तो अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह, इसका मतलब है, सत्य को दबाने का प्रयास करती है। तो मिल कहता है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है वह सत्य को सामने लाने का अधिकार होता है, जो सही है उसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। और लोग जो है वह, सभी लोग जो है वह एक दूसरे को जागरूक करते हैं और इससे समाज का उत्थान होता है। समाज जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, अपने को कैपेबल बनाता है। दूसरा है कि हम जो है अपने विचार और अभिव्यक्ति के द्वारा अपने इतिहास का समर्थन करते हैं। इतिहास मतलब हमारा जो पास्ट है, उस पास्ट में हमारा जो भी कुछ हुआ है हम उसका समर्थन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए जो है हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी ही मिलनी चाहिए। और जो समाज अगर वो स्वतंत्रता नहीं देता है, जो समाज अगर इस तरह की स्वतंत्रता को देने से रोकता है, तो इसका मतलब है कि वह समाज जो है प्रोग्रेसिव नहीं है, वह समाज जो है वह डेवलप करना नहीं चाहता, वह समाज जो है अपने लोगों के हितों की रक्षा करना नहीं चाहता। क्योंकि समाज जो है, एक स्वतंत्र समाज, एक उदारवादी समाज का यह मुख्य लक्षण है कि वह अपने लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध कराए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी तरह का कोई बंधन न लगाए, लोगों को निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर बोलने का अधिकार दिया जाए, अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मिलने जो स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष बताया, फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो वह कहता है कि जब विचारों की स्वतंत्रता के अपूर्ण होने पे, विचारों की स्वतंत्रता के न मिलने पे कार्य की स्वतंत्रता, मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट एंड जो एक्सप्रेशन की अगर आपको नहीं मिला है, इस सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गई, राज्य द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गई, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन का भी कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व नहीं है। क्योंकि विचारों को अभिव्यक्त करना और उन अभिव्यक्त विचारों के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है। कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसी थॉट्स और विचारों के हिसाब से अब काम करें, हिसाब से हमारा एक्शन हो। तो यह जो है एक स्वतंत्रता का क्या है, मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है। वह कहता है कि हमारे काम जो है वह दो तरह के होते हैं, एक स्वसंबंधी और दूसरा पर संबंधी। स्वसंबंधी वह कार्य है जिसमें दूसरे का कोई रोल नहीं होता, दूसरे उससे कोई न उससे कोई इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता, न दूसरा उससे कोई प्रभावित होता है, न उससे कोई इफेक्ट उस पर पड़ता है। वह सेल्फ से रिलेटेड होता है और वह जो है उसमें दूसरे का किसी का योगदान नहीं होता। वह स्व से रिलेटेड है और उसमें राज्य का किसी तरह का कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर पर संबंधी कार्य है, दूसरे स्व संबंधी और पर संबंधी, अगर वह दूसरे से संबंधित कार्य है, अगर दूसरे से रिलेटेड कार्य है, दूसरे से संबंधित कार्य है, तो उससे जो है उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य स्व संबंधी कार्य में भले हो या ना हो, लेकिन पर संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप होना। मिल कहता है कि पर संबंधी कार्यों पे राज्य जो है वो इंटरफियर कर सकता है। पर संबंधी कार्य से जो है जिसमें समाज के अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, समाज भी उससे प्रभावित होता है। तो कहता है कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य है, वह चाहे तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे शांति भंग हो गया, चोरी करना हो गया, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना हो गया, या फिर बाकी हमारे किसी रिलीजन या किसी और सोशल जो है ओकेजन पे किसी तरह की अव्यवस्था को फैलाना हो गया।
तो कहता है कि यह जो स्वतंत्रता है, जो पर संबंधी है, जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, तो इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वह राज्य के पास है। राज्य इसमें क्या कर सकता है, वह राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य इसमें उक्त युक्त नियम लगा सकता है, राज्य उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। लेकिन स्व संबंधी स्वतंत्रता को, जो सेल्फ रिलेटेड लिबर्टी है, उसमें जो है राज्य किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य उसमें किसी तरह का कोई अपना रोल नहीं दे सकता। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर हम कल जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू आप लोगों को।